तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जू किंग ने वज्रासेक के 2 एल्डर्स को मार के उनके ट्रेजर पवेलियन को खाक में मिला दिया, जिसके बाद वो 7 ब्लड आई सेक्ट को ज्वाइन करता है, जहाँ पर उसे पहले ही दिन पता चल गया कि ये सिटी कितनी ज्यादा ब्रूटल है। यहाँ पर सरवाइव करने के लिए ताकत और पैसा, इन दोनों चीजों की जरूरत थी। तो जू किंग ने ठान लिया कि वो अब अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करेगा। साथ ही उसे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन में शामिल किया था, तो वो पहले ही दिन अपने ऑफिस में पहुंच जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिवीजन का सीन दिखाया गया, जहां पर इस टीम का कैप्टन अपने साथियों के साथ हंसी मजाक कर रहा था और उतने में जू किंग वहां पर पहुंच गया। जू किंग को देखते साथ ही वो बंदा थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। वो उससे कह रहा था कि चलो यहाँ आकर मेरे साथ खाना खाओ। उतने में ही चेन अर्नियो ने नोटिस किया कि जू किंग ने अपना फेस साफ किया है, इसलिए वो जू किंग से कहता है कि तुमने अपना फेस साफ किया और अब पता चल रहा कि तुम तो मुझसे भी कई गुना ज्यादा हैंडसम हो। अभी सुनकर ही जू किंग उसके गले को ताड़ने लगा। वहीं पर चेन अर्नियो अपना टोकन बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ थ्रो करते हुए कह रहा था कि आज से तुम मेरे साथ काम करोगे। हाल ही में हमारे टीम ने नाइट डव कैंप को हंट डाउन किया, जिसमें हमारा भारी नुकसान हो गया। हम फिलहाल मैन पावर में शॉर्ट पड़ रहे, इसलिए तुम मेरे साथ रहने वाले हो। चलो मैं तुम्हें सिटी के टूर पर ले जाता हूँ। और अभी दोनों 7 पिक सिटी की ड्रैगन पोर्ट स्ट्रीट पर पहुँच जाते हैं। चेन अर्नियो से कह रहा था कि तुम्हें अब तक 7 पिक सिटी के बारे में बेसिक आइडिया आ ही गई होगी, तो क्यों ना मैं तुम्हें हमारे सेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दूं। हमारे सेक्ट के ग्रैंड एल्डर एक ब्लड रिफाइनर है। उनके अंडर 7 ब्लड आई सेक्ट के 7 पिक्स काम करते। हर एक पिक की अपनी अपनी स्पेशलिटीज हैं। पहले पिक से लेकर छठे पिक तक बात की जाए तो वो लोग कॉम्बैट कल्टीवेशन, अल्केमी, स्पेल आर्ट, बीस्ट कंट्रोलिंग, फॉर्मेशन आर्ट और आर्टिफैक्ट क्राफ्टिंग में माहिर हैं। और अगर हमारे 7वें पिक की बात की जाए तो हम सबसे अलग हैं। ओशन स्क्रिप्चर और स्पिरिट वेसल हमें सबसे डिफरेंट बनाती। हर एक पिक का उनका अलग अलग डीमन हंटर डिवीजन है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिवीजन को ही डीमन हंटर्स के नाम से भी जाना जाता, जो कि इंडिपेंडेंटली काम करता है। हम दूसरे पिक के डीमन हंटर्स के डिवीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकते। हमारे बिना तो पेट्रोलिंग डिवीजन किसी काम का नहीं। कल जिन बंदों को तुमने मार दिया था वो सब के सब वांटेड क्रिमिनल्स थे। सभी लोग ऐसे बंदों से दूर रहना चाहते, लेकिन हम तो ऐसे ही बंदों की तलाश करते। एक बार ऐसे क्रिमिनल हमारे हाथ लग जाए, फिर हम उन्हें डिवीजन के हवाले करके कई सारे स्पिरिचुअल कॉइन्स कमा सकते। बस एक बात याद रखो, 7 पिक काफी ज्यादा महंगा है। यह कोई चीज तुम्हें सस्ती नहीं मिलेगी। सिटी में रहने के लिए तुम्हें हर दिन के 30 कंट्रीब्यूशन पॉइंट देने पड़ते हैं। अगर तुम्हारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट गलती से 0 हो गए तो मसला हो जाएगा। उतने में ही उन्हें एक बंदा नजर आया, जो कि पेट्रोलिंग करने वाले सिपाहियों को बता रहा था कि सीनियर, किसी ने मेरे कंट्रीब्यूशन पॉइंट चुरा लिए, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मगर उसकी मदद तो नहीं, बल्कि उसे ही पनिश किया जाता। सिटी पर एक फॉर्मेशन सेटअप था, जो कि उस बंदे पर अपने पावरफुल थंडर रिलीज करके उसे वहीं पर जलाकर राख कर देता है। वहीं पर चेन कहने लगा कि मुझे लोगों को मारने का ये तरीका काफी ज्यादा पसंद आता। देखो तो बिल्कुल भी खून नहीं गिरा और ना ये जगह साफ करने की जरूरत पड़ेगी। जिस पर जू किंग कह रहा था कि सिटी में दूसरों के कंट्रीब्यूशन पॉइंट छीनने वाले को चोरी का अधिकार है और जिसके साथ गलत हुआ उसे ही सजा मिलेगी। ये रूल मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा। तो चेन अर्नियो से बताता है कि 7 ब्लड आई फैक्शन कमजोर और ताकतवर को अलग करके सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों को ही प्रिफर करता। वो चाहते हैं कि उनके फैक्शन में सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों को ही पनाह मिले, कमजोरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। यहाँ पर हर दिन लाइफ एंड डेथ बैटल है, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो सरवाइव करेगा। वैसे तो हमारा सिख डिसाइपल के फाइट को बिल्कुल मोटिवेट नहीं करता, उन्हें एक दूसरे को मारना अलाउड नहीं है। मगर माउंटेन के नीचे आने के बाद चाहे कितनी ही फाइट क्यों ना हो, सेक्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करता। हमारा फैक्शन इतना चाहता है कि इन सड़क छाप डिसाइपल्स में से कोई तो एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर पहुंच जाए, चाहे इस प्रोसेस में उसने कितने भी मासूमों को क्यों ना मारा हो। इससे फैक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस पावरफुल कल्टीवेटर्स को बिल्ड करना चाहते। हाँ, मगर ये पर्पल रो पेनीवे डिसाइपल्स की कहानी थोड़ी सी अलग है। ये लोग सेक्ट के प्रेशियस ट्रेजर्स माने जाते। अगर इनमें से एक भी मरा तो समझो कयामत आ गई। और अब वहाँ पर एक बहुत बड़ी स्पेशियस जहाज पहुंच जाती है। सभी लोग
कह रहे थे कि थर्ड यंग लॉर्ड वापस आ गए तो जू किंग चेन और नियो से पूछने लगा कि सीनियर ये थर्ड यंग मास्टर कौन है। जिस पर चेन कह रहा था हाँ ये हुई ना बात, ऐसे सवाल पूछो यार वरना तो मुझे भी बोर हो जाएगा। देखो हमारे 7वें पिक के मास्टर के 3 टॉप डिसाइपल्स हैं, इन्हें 3 यंग मास्टर्स के नाम से जाना जाता और उन तीनों में से जो ये वाला बंदा है इसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, यूँ समझ लो कि ये बंदा रईस है। और अब हमें वो थर्ड यंग मास्टर दिखाया गया, उसके साथ 2 मर्मेड प्रिंसेस भी थी और ये यंग मास्टर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाला कल्टीवेटर है, वहीं पर मर्मेन प्रिंस भी इनके साथ था। ये बंदा ची कंडेंसेशन की परफेक्शन लेवल पर पहुंच चुका है। वहीं पर थर्ड यंग मास्टर ने सिटी में आते साथ ही वहां मौजूद बंदों पर पैसों की बारिश करना शुरू कर दी और चेन अर्नियो ने ढेर सारे कॉइन्स भी जमा कर लिए थे। वो कहता है कि मैंने तो डीमन हंटिंग छोड़कर इसका ही स्वागत करना चाहिए, वहाँ पर तो अपनी जान दाव पर लगाकर भी इतना पैसा नहीं मिलता। जू किंग तो हैरान था कि इस बंदे ने अपनी तेज स्पीड का यूज करके इतना सारा पैसा जोड़ भी लिया। वहीं पर चेन अर्नियो जू किंग से कहने लगा कि इस डॉक पर आते रहा करो, ये जगह नाइट डव कैंप के लोगों के लिए हॉटस्पॉट है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आधे से ज्यादा केसेस तो यहीं पर सॉल्व हो जाते। नाइट डव कैंप ह्यूमन ट्रैफिकिंग में एक्सपर्ट है। पहले तो वो लोग हमारी सिटी की बाहर ही सारे गलत काम करते थे, मगर अब उनका नेटवर्क काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। 7th पिक सिटी में भी उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। यहाँ के ऑर्डिनरी सिटीजन्स और लो लेवल्स वाले कल्टीवेटर हमेशा डर में जीते कि कहीं वो नाइट डव कैंप का शिकार न बन जाए। दरअसल जू किंग ऑलरेडी नाइट डव कैंप के बारे में जानता है। मिस्टर ले को जिस बंदे ने मारा था वो इसी कैंप का मास्टर था, तो उसी दिन जू किंग ने फैसला लिया था कि वो इस दुनिया से नाइट डव कैंप का नामो निशान मिटा के रखेगा। उतने में ही जू किंग ने देखा कि चेन एक भिखारी को पैसे देकर उससे चुपके से इंफॉर्मेशन हासिल कर रहा। वहीं पर शाओ नाम की छोटी बच्ची भी जू किंग से भीख मांग रही थी, तो उसने उसे एक कॉइन थमा दिया और तभी इन्हें अफरा तफरी की आवाज आई। दरअसल इनकी टीम के सिपाही एक लड़की का पीछा कर रहे थे। ये वही बंदी है जिसने जू किंग को लास्ट नाइट ही फंसाने की कोशिश की थी। इसका नाम है जूलियो। जू किंग ने जैसे उसे देखा उसके पाँव पर फ्रूट थ्रो करके उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद उसे डराते हुए कहने लगा कि लास्ट नाइट मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था ताकि तुम अपनी गलतियों को सुधार सको, मगर शायद तुम्हारी सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं। अब मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे मैं तुम्हें मारने का इरादा बदल दूं। तो जूलियो से कहती है कि मैं एक वांटेड क्रिमिनल के बारे में जानती हूँ, उसका नाम किंग युआनजी है। अगर तुमने उसे मार दिया तो तुम 30 स्पिरिचुअल स्टोन्स कमा सकते हो। वो बंदा नाइट डव के लिए काम करता है, मगर जू किंग के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी नहीं थी। तो जूलियो से कहती कि प्लीज मुझे मत मारो, उस बंदे को नाइट डव के अड्डे का लोकेशन मालूम है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए उनका लोकेशन ढूंढ सकती। जो सुनते साथ ही जू किंग ने उसे एक स्पिरिचुअल कॉइन गिफ्ट दे दिया। उसे बता रहा था कि स्पिरिट कॉइन पॉइजनस है, 3 दिनों के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंचा देना और मैं तुम्हें इस पॉइजन का एंटीडोट दे दूंगा। वहीं पर चेन अर्नियो जू किंग से कह रहा था कि वाह भाई तूने तो अपने शिकार को ही काम पर लगा दिया, मुझे तेरा यही पैंतरा पसंद आया, चलो अब मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। जिसके बाद ये लोग ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन के सामने पहुँच गए। चेन कह रहा था कि ये डिवीजन सबसे गंदी, क्योटिक और सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली जगह है। वेल यहाँ पर हम जैंग सान नाम के बंदे को देख पाते हैं, जो कि ची कंडेंसेशन की ग्रेट परफेक्शन स्टेज पर था। वो तो चेन को देखते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो उससे पूछ रहा था कि भाई ये बंदा है कौन, मगर जू किंग तो बस उसके गले को ताड़ता जा रहा था और ये बात जैंग सान भी नोटिस करता है। उतने में चेन अर्नियो जू किंग को बताने लगा कि भाई ये है जैंग सान, ये पहले हमारे डीमन हंटर्स की ही टीम का बंदा था, मगर खून खराबा देखकर ही इसकी इतनी फट गई कि इसने खुद को ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन में ट्रांसफर करवा लिया। भले ये फाइटिंग में एकदम ही बेकार है, मगर स्पिरिट क्राफ्टिंग वेसल बनाने में इसे कोई बीट नहीं कर सकता। जिस पर जैंग बताता है कि वेसल को क्राफ्ट करना तो मेरी हॉबी है, 7 पिक पर कोई ऐसा नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सकता। जिसके बाद वो फ्लाइंग फिनफिश की सीक्रेट बोन बाहर निकाल लेता है। चेन कह रहा था कि अरे इस बोन से तो स्पिरिट वेसल की स्पीड को काफी ज्यादा बूस्ट किया जा सकता। तो जैंगसन कहता है हाँ ये मेरी तरफ से जूनियर भाई जू किंग के लिए वेलकम गिफ्ट है। जो देख चेन उससे पूछता है कि भाई तू कब से इतना दिलदार बन गया, ये तो काफी एक्सपेंसिव ट्रेजर है। जिस पर जैंग कह रहा था कि जू किंग हमारा छोटा भाई है, तो बड़ा भाई होने के नाते मैंने उसे प्रॉपरली वेलकम किया। साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि जू किंग के पास एकदम बेसिक लेवल वाली वेसल होगी, तो मेरे पास ही जेड स्लिप है, इस पर दिए गए सारे मटेरियल्स को अरेंज करके मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी वेसल को अपग्रेड करके दूंगा। तभी चेन जू किंग से कह रहा था कि जैंग इसी तरह से अपनी प्रोटेक्शन मनी को पे करता है ताकि तुम बार बार यहाँ आकर उसे
तंग ना करो। तो जूकिंग ने भी जैंग के गिफ्ट्स को एक्सेप्ट कर लिया। चेन उससे कह रहा था कि चल भाई तेरी आज की ड्यूटी खत्म हो गई, अब तो आराम कर ले। और फिर उसके वहाँ से जाने के बाद चेन अर्नी और जैंग सान से पूछता है कि आज तो कुछ ज्यादा ही दिल खोल के अपने ट्रेजर को बांट रहा था, बता जल्दी क्या बात है, ज्यादा पैसे आ गए क्या? जिस पर जैंग कहता है भाई वो लड़का यहाँ आते साथ ही बस मेरे गले को घुरे जा रहा था, ये तो एक नेक रिपर है यार, मैं इससे पंगे नहीं लेना चाहता, इससे जितने अच्छे ताल्लुकात हो उतना ही मेरा गला सेफ रहेगा और मुझे ट्रेजर से ज्यादा मेरे गले से प्यार है। चेन को भी ये सारी बातें सुनकर मजा आ रहा था। वो कहता है कि मैं जल्दी एक प्लान बनाने वाला हूँ, देखते हैं वो प्लान कैसा काम करेगा। वहीं दूसरी तरफ जूकिंग ने अपनी वेसल में आते साथ ही ओशन स्क्रिप्चर को स्टडी करना शुरू कर दिया। वो अब वाटर मास्टरी की 8वीं लेवल को अचीव करना चाहता था। दरअसल ये लेवल काफी ज्यादा स्पेशल थी। अगर कोई गिफ्टेड कल्टीवेटर इसे प्रैक्टिस करे तो फॉरबिडन सी ड्रैगन वेल को भी मैनिफेस्ट कर सकता। जूकिंग फिलहाल बॉडी और स्पेल इन दोनों की प्रैक्टिस कर रहा है, जिसके चलते उसे उम्मीद थी कि वो जल्दी इस लेवल को भी अचीव करेगा। मगर यहाँ पर एक मसला है, इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते वक्त उसे ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स की जरूरत पड़ेगी। उसे अब काफी तेजी से पैसे जोड़ने पड़ेंगे, तभी जाकर वो अपनी कल्टीवेशन को स्पीड अप कर सकता था। और अब उसके हाथ में हम वांटेड क्रिमिनल्स की इंफॉर्मेशन भी देख पाते हैं, जिसके बाद हमें बानकुआन यिन का सीन दिखाया गया। जूकिंग के पास जो इंफॉर्मेशन थी उनमें से एक बंदा फिलहाल इसी यिन में है, तो जूकिंग ने वहाँ जाकर उसके गले में अपना स्पीयर पियर्स करके उसे खत्म कर दिया। और तभी व्हाइट पाइथन लिंगार वहाँ आके उस बंदे की जी एसेंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके बाद वो तुरंत ही अपने एल्डर के पास जाकर ये सब कुछ उसे बता चुकी थी। इधर जूकिंग स्पिरिट स्टोन जमा करने के लिए उन सभी क्रिमिनल्स का खात्मा करने लगा जो कि वांटेड लिस्ट में शामिल थे। उसकी बॉडी और स्पेल टेक्निक 7वीं लेवल पर पहुंच गई, मगर उसे फील हुआ कि उसके माइंड स्पेस में अचानक से स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लक्चुएशन स्पाइक हो गए। वो काफी ज्यादा इंटेंस थे और तभी समंदर से फॉरबिडन सी ड्रैगन वेल बाहर आ गई। सभी लोग इसे देखकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना टैलेंटेड बंदा है कौन जिसने फॉरबिडन सी ड्रैगन वेल को मैनिफेस्ट किया। दरअसल इस ड्रैगन वेल को ची कंडेंसेशन के 8वीं लेवल का कोई बहुत ही टैलेंटेड बंदा ही मैनिफेस्ट कर सकता था, मगर जूकिंग ने 7वीं लेवल पर ही इसे मैनिफेस्ट किया। उसे लग रहा था कि शायद अब उसकी बॉडी में इम्प्योरिटीज नहीं बची, ये सी वाटर उसकी बॉडी को अंदर से क्लींस कर रहा था। तो जूकिंग तुरंत ही समझ जाता है कि सी स्क्रिप्चर हमारी बॉडी को प्योर कर सकता, शायद ये 8वीं लेवल इसी वजह से इतनी स्पेशल मानी जाती। और तभी जूकिंग को याद आया कि 3 दिन गुजर गए मगर अभी तक जूलियो अपना एंटीडोट लेने के लिए नहीं आई, जिसके बाद हमें वही वांटेड क्रिमिनल किंग युनजी दिखाया गया। इसके बारे में जूलियो ने जूकिंग को पहले ही बताया था कि वो बानकुआन यिन में स्टे करने जाने वाला है, मगर इन तक पहुंचने से पहले ही उस पर अटैक हो गया। दरअसल ये हमला किया था जूकिंग ने। वो किंग युनजी से कहता है कि मेरी एक इन्फॉर्मेंट मिसिंग है, मैंने उस पर जो पॉइजन प्लांट किया था उसका सेंट तेरी बॉडी पर मौजूद है, तो चल बता तूने उस लड़की को कहाँ छुपाया। जिस पर किंग युनजी घबराते हुए कह रहा था कि कई सारे बंदे मेरे लिए काम करते, तो मुझे नहीं पता कि तुम उनमें से किसके बारे में बात कर रहे हो। अब ये सुनते साथ ही जूकिंग ने अपना नाइफ सीधे उस बंदे के पेट में उतार दिया। वो कह रहा था कि शायद अब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। तो बंदा पैनिक होते हुए कहने लगा कि हाँ भाई मुझे सब कुछ याद आ गया, मैं अभी तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। अब जूकिंग उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जा ही रहा था कि उतने में इनका ओनर वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कह रहा था बच्चे तुम हर रोज यहाँ आकर तमाशा खड़ा कर रहे, कल भी तुमने एक बंदे को मेरे दरवाजे पर ही मार दिया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम यहाँ पर सरवाइव कैसे करेंगे। जिस पर जूकिंग कह रहा था कि मैं डीमन हंटर का ऑफिशियल हूँ और तुम सिटी के रेसिडेंट हो, तुमने तो शिकायत करने की बजाय मुझे कोऑपरेट करना चाहिए। अभी सुनते साथ ही वो एल्डर उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। यहाँ पर उसने अपने डिमोनिक फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया था। तभी जूकिंग कहता है कि अगर मैं अपने रूम के पैसे पे करूँ तो तुम्हारा काम है मुझे प्रोटेक्ट करना। तब तक उस एल्डर के टेंटिकल जूकिंग पर अटैक करने के लिए पहुंच गए थे, मगर तभी जूकिंग अपनी स्पिरिचुअल स्टोन्स की पोटली एल्डर की तरफ थ्रो कर देता है। जूकिंग बता रहा था कि ये मेरा 2 दिनों का रेंट है, अब 2 दिन तुम मुझे सेफ रखोगे। साथ ही व्हाइट पाइथन लिंगार भी एल्डर को अपनी भाषा में कुछ बता रही थी, तो एल्डर उससे गुस्से में कहते कि हाँ मैं जानता हूँ इस बंदे की बात सही है, इसने तुम्हें ची सेंस क्या दिया, तुम तो इसकी साइड लेने लगी।
और अब वो एल्डर गुस्से में वहाँ से रवाना हो गया। मगर इनमें वापस आते साथ ही उसे खून की उल्टियाँ होने लगी क्योंकि जूकिंग ने उस पाउच पर पॉइजन को प्लांट किया था। अब अगली सीन में हमें किंग यूजी का अड्डा दिखाया गया। उस कमरे में कई सारे टैलिस्मान थे जो कि वहाँ मौजूद एनर्जी को मास्क कर रहे हैं। जूकिंग ने देखा कि जूलियो वहीं पर बेहोश पड़ी थी। साथ ही इस बंदे ने कई सारे मासूमों को भी मारा हुआ था और उतने में वो बंदा अपने डेमोनिक फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है। वो कह रहा था कि बच्चे तूने मेरे कोर को डैमेज किया था, अब इसका बदला तो मैं लेके रहूंगा। भले ये टैलिस्मान ट्रेजर अभी तक फुल्ली फॉर्म नहीं हुए मगर तेरे से निपटने के लिए इतने भी काफी हो जाएंगे। और इतना कहते साथ ही उसने सीधे जूकिंग पर छलांग लगा दी मगर जूकिंग ही उसे घसीटते हुए घर के बाहर पहुंचा देता है। और अब यहाँ पर इन दोनों में मुकाबला शुरू हो गया जिसमें जूकिंग अपना वेपन उसमें पियर्स करते हुए उसे घायल कर देता है। मगर उसने देखा कि बंदा तो अपने घाव को काफी आसानी से भर सकता। वो जूकिंग से कह रहा था कि मैं काफी पावरफुल हूँ लेकिन तूने मुझे हल्के में लिया। उतने में जूकिंग अपनी वाटर टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर द फॉरबिडन सी ड्रैगन वेल को समन कर चुका। उस वेल ने सीधे उस बंदे पर हमला किया था जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। और अब मरने से पहले वो यही पूछ रहा था कि तू 7वीं लेवल पर होने के बावजूद भी इस वेल को मैनिफेस्ट कैसे किया। मगर जवाब मिलने से पहले ही उसकी मौत हो गई। और अब जूकिंग ने जूलियो पर लगे हुए टैलिस्मान को भी हटा दिया। उस बंदे ने देखा कि जूकिंग ने डीमन को मार दिया है मगर फिर भी वो गुस्से में आकर उस डीमन को एक पत्थर से क्रश करने लगी क्योंकि ये डीमन उसे एक मॉन्स्टर में बदलना चाहता था। जिसके बाद उस जूकिंग को नाइट डव कैंप की सीक्रेट लोकेशन का नक्शा भी दे देती है तो जूकिंग ने भी उसे एंटीडोट थमा दिया। अब अगले सीन में हमें डीमन हंटर डिवीजन का हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर चेन अर्नियो अपने साथियों को बता रहा था कि नया बंदा जूकिंग तो बड़ा ही ऑसम निकला, इसने बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हासिल की। बताओ जूकिंग कहाँ पर है। जिस पर वो बंदे कह रहे थे कि जूनियर ब्रदर जूकिंग तो जैंग सान से मिलने गया। वो जैंग से अपनी वेसल को अपग्रेड करवाना चाहता। जिस पर चेन कहता है अरे भाई जूकिंग तो वाकई तेज निकला, इसने इतनी जल्दी वेसल को अपग्रेड करवाने के लिए पैसे भी जोड़ लिए। खैर हमारे पास नाइट डव कैंप का सीक्रेट लोकेशन आ चुका है, हमारे सारे भाइयों को जमा करो, हम कल रात ही उनके अड्डे पर अटैक कर देंगे। अब अगले सीन में हम जूकिंग को देख पाते जो कि अपनी पुरानी यादों में खो चुका था। उसके बचपन के दोस्त सिर्फ थोड़े बहुत खाने की तलाश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो गए थे। यही सारी मेमोरीज जूकिंग को हॉन्ट कर रही थी। और उतने में जैंगसान वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कह रहा था भाई मैं तेरी स्पिरिट वेसल को इस तरह से अपग्रेड करने वाला था कि देखने वाला भी तेरे से जल जाए, मगर मैंने तेरे लिए एक अलग ही वेसल डिजाइन की है। और फिर उसे रियलाइज हुआ कि वो तो जूकिंग के कंधे पर हाथ रख के मस्त गप्पे मार रहा, इसलिए वो फटाफट से अपना हाथ हटा लेता है। और अब वो एक बोतल के अंदर से अपनी ब्लैक हॉर्न वेसल को समन कर लेता है। वो कह रहा था कि इस वेसल को बीस्ट मैरो का यूज करके बनाया गया है, खासकर इसका बो जो कि किसी भी सी बीस्ट की बॉडी को पियर्स कर सकता। इसके अंदर एक एस्केप पॉड भी है, अगर कभी तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए तो तुम इसका यूज करके भाग सकते हो। और जरा इसकी पूंछ तो देखो मेरे भाई, ओए होए कितनी ज्यादा शार्प है, एकदम रेजर ब्लेड जैसी। अगर तुम इसे फोल्ड करो तो एक शील्ड जैसा भी काम करेगी, यानी कि ऑफेंस और डिफेंस ये दोनों कॉम्बो है। सो ये है मेरी 7 रैंकिंग वाली स्पिरिट वेसल। बताओ क्या तुम्हें ये वेसल पसंद आई। जिस पर जूकिंग कह रहा था कि ये कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है, मैंने तो बस तुम्हें 200 स्पिरिट स्टोन्स दिए थे और ऐसी वेसल उतने पैसे में तो नहीं आती, ना हम दोनों फैमिली है और ना ही दोस्त, हमारी तो हाल ही में मुलाकात हुई थी, फिर तुम्हें मुझ पर इतना बड़ा खर्चा करने की क्या जरूरत थी। मैं ऐसे महंगे तोहफे कभी एक्सेप्ट नहीं करता। अब मुझे जल्दी बता दो कि तुमने ये सब क्यों किया। बेचारा जैंग तो पहले ही दिन से जूकिंग की किलर लुक से डरा हुआ था। वो कहता है भाई ठीक है, जो भी मेरा मकसद था वो मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूँ। देखो पहली बात तो ये है कि 7 पिक मास्टर ने खुद होकर तुम्हें यहाँ पर इनवाइट किया, तो इससे ये बात साबित हो गई कि तुम कोई मामूली बंदे तो नहीं हो सकते, इसलिए मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि जब भी तुम मुझे घूर कर देखते हो तब मुझे काफी ज्यादा डर लगता। वेल सारी बातें सुनकर जूकिंग उसका शुक्रिया अदा करने लगा। तभी जैंग कहता है भाई बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, क्या तुम मुझसे बात करते हुए मेरे गले को घूरना बंद कर सकते हो प्लीज यार, मुझे ना ऐसा लगता है कि तुम मेरी गर्दन की नाप ले रहे हो। अब ये सुनकर तो जूकिंग उसे
और भी कर्री नजरों से घूरने लगा। जोधे को बंदा परेशान होते हुए कहने लगा कि चल भाई ठीक है यार, तुम शायद मेरी बात नहीं सुनोगे, लेकिन तुम्हारी आंखों में ऐसी एनर्जी फील होती मानो अगले ही पल तुम मुझे खत्म करने वाले हो। जिस पर जूकिंग कह रहा था कि मैं किसी को मारना नहीं चाहता, आज तो बिल्कुल नहीं। और उतने में जैंगसान ने उसे एक और फीचर दिखा दिया। वो कह रहा था भाई ये वेसल तुम्हारा घर है, जब तुम्हारे घर पर मेहमान आएंगे तब तुम उन्हें यहाँ पर बिठा सकते हो। उतने में ही जूकिंग ने अपना टोकन चेक किया, उसे एक मैसेज मिला था। वो कहता है कि शायद आज भी किलिंग करनी पड़ेगी। दरअसल चेन अर्नियो ने नाइट डव कैंप पर अटैक करने का प्लान बनाया था। उसने बताया कि पोर्ट डिस्ट्रिक्ट में नाइट डव कैंप के टोटल 17 हाइड आउट है, तो हम इसमें से एक मैनर पर अटैक करेंगे। वहाँ पर हमारे टोटल 25 दुश्मन होंगे और उनके साथ 2 ची कंडेंसेशन पिक वाले कमांडर्स हैं। साथ ही इनमें 4 दूसरे बंदे भी मौजूद होंगे जो कि 9वीं लेवल के कल्टीवेटर्स हैं। सो जब ये सारी बातें चेन बता रहा था, इसी दरम्यान हमें इनका नाइट डव कैंप वाला मिशन दिखाया गया। जूकिंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस मैनर पर हमला कर दिया। रास्ते में आने वाला हर एक बंदा उनके हाथों स्ले हो रहा था। उसे हर एक किल के लिए 10 स्पिरिट स्टोन मिलेंगे और जो स्क्वाड उनके कमांडर को मारेगा उनकी टीम को 10 के बजाय 11 स्टोन हर किल पर मिलने वाले थे। अब हमें नाइट डव कैंप के 2 कमांडर दिखाए गए, जिनमें से एक था ग्रेडी वुल्फ और दूसरा था स्नेक डीमन। चेन अर्नियो ने बताया था कि अगर कोई कमांडर को मार दे तो उस बंदे को 80 स्पिरिचुअल स्टोन्स बोनस के तौर पर मिलेगा। मगर ये मिशन आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ पर दूसरे पिक का स्क्वाड भी पहुँच जाएगा। और होता भी बिल्कुल वैसे ही। मर्मेन स्क्वाड का प्रिंस भी वहाँ पर आ चुका था, यानी कि यहाँ पर डीमन हंटर्स की 2 अलग अलग टीम मौजूद थी। जो सबसे ज्यादा किल करेगा उसकी टीम का फायदा होगा। तो जूकिंग ने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। इस मैनर का पता सबसे पहला उसे मिला था। ये सारे उसी के शिकार थे, तो भला वो प्रिंस को जीतने कैसे दे सकता। वहीं पर चेन अर्नियो ने देखा कि उसकी टीम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और तभी उसे ग्रेडी वुल्फ नजर आया, जो कि वहाँ से भागने की फिराक में था। इधर जूकिंग अपने साथियों के साथ उन्होंने जितने भी दुश्मनों को मारा था उन सबके ट्रेजर कलेक्ट करने लगा। और तभी उसकी नजर पड़ी एक बंदे पर, जो कि लाशों के बीच में मरने का ढोंग कर रहा था। तो जूकिंग ने तुरंत ही उस पर अटैक कर दिया, मगर वो बंदा समय रहते साइड में हट जाता है। वो जूकिंग से पूछ रहा था कि तूने मुझे कैसे पहचाना, जिस पर जूकिंग जवाब देता है कि मैंने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी सारी लाशें देखी, तुम्हारी एक्टिंग बिल्कुल भी मुर्दों से मैच नहीं करती थी। अभी सुनते साथ ही उस बंदे ने जूकिंग का मुकाबला करने के लिए अपने बड़े से सांप को फॉर्म कर लिया। दरअसल ये नाइट डव कैंप का दूसरा कमांडर था। एक को तो चेन अर्नियो ने निपटा दिया और दूसरे को जूकिंग मारना चाहता है, तो उसने अपने वाटर पाइथन को फॉर्म करते हुए कमांडर के स्नेक को क्रश कर दिया और अब उस बंदे पर एक जोरदार स्लैश रिलीज करके उसे घायल कर चुका। और उसी वक्त जूकिंग पर एक व्हील से स्नेक अटैक हो जाता है, जिसे उसने समय रहते डॉज कर लिया। दरअसल ये अटैक किया था मर्मेन क्लैन के प्रिंस ने। जूकिंग का साथी उसे बताने लगा कि इस बंदे की मदर का क्लैन और हमारे सेक्ट का काफी अच्छा कनेक्शन है और साथ ही ये बंदा ची कंडेंसेशन की पीक पर पहुंच चुका, हम इससे पंगे नहीं ले सकते। अब जूकिंग के साथ वो प्रिंस भी उस कमांडर को मारना चाहता था। वहीं पर कमांडर ने देखा कि इन दोनों की ही आपस में झगड़े लगने वाले हैं, तो मौका मिलते साथ ही वहाँ से भागने लगा। तो प्रिंस भी अपनी मून ब्लेड का यूज करके उसे मारने की कोशिश कर रहा था, मगर जूकिंग ने उसके मुंह पर पाव रख के सीधे उस बंदे की तरफ छलांग लगा दी। हालांकि प्रिंस भी उस कमांडर के पास पहुंच चुका था और इन दोनों ने उस पर एक साथ ही वार किया, लेकिन फाइनली वो बंदा जूकिंग के अटैक से ही मारा जाता है। अभी देख प्रिंस उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तूने मेरा क्रेडिट मुझसे छीन लिया। उसका लहजा जूकिंग को बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो अपनी शैडो उसकी तरफ रिलीज कर देता है। भले प्रिंस की इस पर बिल्कुल भी नजर नहीं पड़ी, मगर चेनर ने उस समय रहते अपने आइस लेंसेस वहाँ पर सेटअप करते हुए शैडो को रोक लेता है। वो प्रिंस से कहता है कि ये मेरी टीम का मिशन था और तुम हमारी सारी मेहनत हमसे छीनना चाहते थे। खैर मैं इस मसले को बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। तो प्रिंस भी जूकिंग को धमकाकर वहाँ से निकल गया। उसके बाद चेन कह रहा था कि भाई तू उस बंदे को मारता तो मसला हो जाता। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने समय रहते तेरे अटैक को रोक लिया, इसलिए अब तू रिवॉर्ड के तौर पर मुझे 100 स्पिरिचुअल स्टोन देगा। तो जूकिंग ने उसे बता दिया कि मेरे पास पैसे नहीं, जिस पर चेन कह रहा था कोई बात नहीं मेरे भाई, हम खाते में लिख लेंगे। और
तब जू किंग अपनी रिवेंज लिस्ट पर एक क्वेश्चन मार्क लगा चुका। दरअसल एक क्वेश्चन मार्क था प्रिंस के लिए। उतने में जू किंग की टीम का एक बंदा उसकी तारीफें करते हुए कहने लगा कि भाई तेरी मूव तो वाकई अमेजिंग थी, क्या तू मुझे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे सकता है? मगर जू किंग उसे कोई जवाब नहीं देता। वो नाइट डव के लोगों ने किडनैप करे बच्चे को रिहा कर देता है। इसमें से एक तो पूरी तरह से बीस्ट में बदल चुका था। वो जू किंग को बता रहा था कि मैं तो बस अपनी सिस्टर को खाना खिलाना चाहता हूँ और पैसों के लिए ही मैं यहाँ आया था। उसे देखकर जू किंग को अपने बचपन की बातें याद आई। उसके भी दोस्त खाने की लालच देकर ही किडनैप किए गए थे और यही सब याद करके वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। वो तुरंत ही उस बच्चे को व्हाइट एलिक्सर खिला देता है ताकि उसका म्यूटेशन खत्म हो जाए। वो उस बच्चे से कह रहा था कि तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा, तभी जाकर तो तुम्हें स्टीम बन खाने मिलेंगे। और उतने में उसे किंग पेंग का पैगाम मिला। वो जू किंग को सोंगताओ टावर में दावत में इनवाइट कर रहा था, तो जू किंग भी वहाँ पर पहुँच गया। उसने देखा कि किंग पेंग के साथ शाओही और जिमी भी मौजूद है। दरअसल इन चारों ने एक ही दिन 7 ब्लड आइस सेक्ट को ज्वाइन किया था। किंग पेंग अपने दोस्तों को बता रहा था कि जू किंग डीमन हंटर टीम का मेंबर है और मैंने सी डिफेंस डिवीजन को ज्वाइन किया। शाओही डिस्पैच टीम में है और जिमी को भी जल्दी ही कोई टीम असाइन होगी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौके को सेलिब्रेट किया जाए। और अभी चारों पार्टी को एंजॉय करने लगे। डिनर होने के बाद जू किंग ने देखा कि जो बचा हुआ खाना था जिमी वहाँ के वेटर से उसे पैक करने के लिए बोल रही थी, मगर वो बंदा उस पर ही भड़क गया। वहीं पर किंग पेंग जू किंग को बताता है कि भाई मैंने देखा तुम व्हाइट एलिक्सर पिल बेच रहे थे, शायद तुम्हारे पास मेडिसिन को रिफाइन करने का नॉलेज है, तो देखो मेरे पास स्पेशल हर्ब है, इससे थोड़ा सा बच के रहना। ये पावरफुल तो है ही मगर काफी ज्यादा पॉइजनस भी। वैसे तो मर्मेड क्लैन पर पॉइजन का कोई असर नहीं होता, मगर इस वाले हर्ब से वो भी बच के रहते। तो जू किंग इस हर्ब के उसे पैसे देने लगा, मगर किंग पेंग ने पैसे लेने से मना कर दिया। वो कह रहा था भाई हम दोस्त हैं, तो प्लीज ये पैसे देकर मुझे जलील मत करो। जिसके बाद वो जू किंग को गुड बाय बोलकर वहाँ से रवाना हो गया। इधर जिमी को वेटर अभी भी डांट रहा था। वो कहता है कि तुम एक डिसाइपल हो, ऐसे टेबल पर पड़े हुए दूसरे का झूठा खाना मांगने में तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दरअसल बचपन में जू किंग भी अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही खाना खाया करता था, इसलिए उसने गुस्से में आकर उस वेटर को काफी जबरदस्त लुक दिया, तो बंदा डर के मारे ही खाना पैक करने के लिए निकल गया। जिमी को भी समझ आ गया था कि ये बंदा जू किंग की वजह से ही उसे खाना देने के लिए तैयार हो गया। अब वहाँ से बाहर आकर उसे कैंडिड हाउस नजर आए। बचपन में इस स्वीट को खाने के लिए जू किंग तरस जाता था। उसने देखा कि स्लम के टीचर ने उनके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उन्हें देकर कैंडिड हाउस खरीद लिया। अब उनके पास तो एक ही स्टिक थी, इसलिए वो हर एक कैंडी को निकालकर सभी बच्चों में बांट देते हैं। अब एक आखिरी फ्रूट उस स्टिक पर बाकी था और तभी उनकी नजर पड़ी जू किंग और उसकी दोस्त पर। ये दोनों तो चुपके से उन्हें देख रहे थे और जैसे मास्टर की नजर पड़ी ये दोनों तुरंत ही वहाँ से भागने लगे, मगर मास्टर ने उन्हें रोक लिया। वो स्वीट के 2 हिस्सों को कट करके उन्हें थमा देते हैं। उसी दिन जू किंग भी स्लम स्कूल का स्टूडेंट बन गया। वो इन्हीं यादों में खोया हुआ था और ये उसके टीम का एक बंदा भी देख लेता है। वो कह रहा था कि शायद जू किंग का बचपन भी मुश्किलों से भरा होगा। वहीं पर पुरानी यादें जू किंग को काफी ज्यादा हॉन्ट करने लगी। उसकी दोस्त ने उसे बताया था कि अगर हम इस सीड को जमीन में गाड़ दे तो इस पेड़ से ढेर सारे फ्रूट निकलेंगे, फिर तो हम खुद ही कैंडिड हाउस बनाकर उन्हें सेल करेंगे। एक बार हमारे पास पैसे आ जाए फिर हमें उस कचरे के ढेर से खाना उठाने की कोई जरूरत नहीं। जू किंग इन्हीं सारी यादों में खोया हुआ था कि तभी उसे मिस्टर ले की भी झलक नजर आई, मगर वो तो कोई और था। और यही सारी इमोशनल बातें याद करके फाइनली वो अपने वेसल पर पहुंच गया। वो सोच रहा था कि पता नहीं मास्टर बाय शिजी और लिनिया कहाँ पर होंगे। जू किंग ने कई सारी डिशेस भी बना ली थी। साथ ही वो मिस्टर ले से कहता है कि देखिए आज मैंने खाना बिल्कुल भी नहीं जलाया और ये वाइन भी आपकी फेवरेट वाली है। जिसके बाद वो मिस्टर ले के लिए भी वाइन पोर करने लगा। उन्हें बता रहा था कि मैंने 7 ब्लड आइस सेक्ट को ज्वाइन किया, मेरे पास ये वेसल है जहाँ पर मैं रह सकता हूँ और आज मैंने ढेर सारे नाइट डव के बंदों का खात्मा करके स्पिरिचुअल स्टोन्स भी कमा लिए, लेकिन अभी तक मैं डेस्टिनी फ्लावर को ढूंढ नहीं पाया। जिसके बाद वो मायूस होकर वाइन पीने लगा। जू किंग अभी भी वाइन पीने में एक्सपर्ट नहीं बना था, तो मिस्टर ले जोर जोर से उस पर हंसने लगे। तो उन्हें देखते साथ ही जू किंग ने अपनी वाइन की प्याली को उठा लिया, मगर मिस्टर ले तो बस उसका वहम थे, जिससे तो जू किंग और भी ज्यादा मायूस हो गया। वो कहता है कैप्टन ले मैं प्रे करूंगा कि आपकी सोल एक महफूज जगह हो, आपको कभी भी कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। और अब वो अपने फैमिली और दोस्तों के लिए भी चीयर्स करने लगा। उसने मास्टर बाय के लिए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ की दुआ की।
और फाइनली वो खुद के लिए भी विश करता है क्योंकि आज जू किंग का जन्मदिन था। और उतने में उसकी टीम का बंदा वहाँ पर पहुँच जाता है। वो जू किंग से कह रहा था कि वाइन अकेले नहीं पीते, मेरे पास एक बढ़िया क्वालिटी वाली वाइन है। तो जू किंग ने भी अपने बैरियर को हटा दिया। दरअसल ये बंदा तो जू किंग के लिए कैंडिड हॉर्स भी लेकर आया था। वो कहता है कि तुमने शायद बचपन में काफी कुछ झेला है, मैं भी कभी स्कैवेंजर कैंप का हिस्सा रहा हूँ, भूख क्या होती है ये मैं अच्छे से समझ सकता। उतने में जू किंग को याद आया कि उसकी दोस्त ट्रेजर हिलर बनाने के नाम पर किडनैप की गई थी। उसने जू किंग से वादा किया कि वो जल्द ही वापस आएगी, वो अपने साथ इतने पैसे लेकर आएगी फिर ये दोनों पेट भर के खाना खा सकते। साथ ही जू किंग को अपने टीम की भी याद आ रही थी जिसमें सीनियर मांगुई और मिस्टर ले तो ऑलरेडी मर चुके थे। तब तक उस बंदे ने जू किंग को वाइन ऑफर की। वो बंदा उससे कहने लगा कि भाई मेरी वाइन तुझे काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, मगर जू किंग उसे वाइन की प्याली वापस देकर कहने लगा कि सीनियर ब्रदर मुझे मारने के लिए आपने पॉइजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। अब ये सुनते साथ ही बंदा हंसने लगा। वो कहता है जूनियर तुम तो काफी अच्छा मजाक कर लेते हो। और फिर उसने अचानक से जू किंग पर अटैक कर दिया, मगर वो कुछ कर पाई इससे पहले उस पर पॉइजन का असर होना शुरू हो जाता है। दरअसल पॉइजन जू किंग की चेयर पर लगा हुआ था। तो इसी घायल हालत में उस बंदे ने अपने बीस्ट फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया, मगर उसके टेंटिकल जू किंग ने एक ही झटके में कट ऑफ कर दिए थे, जो देखकर ही वो बंदा डर के मारे वहाँ से भागने लगा। वो कह रहा था कि मैंने इस बच्चे को मारने का मिशन एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये बच्चा तो एक रूथलेस किलर है। तब तक जू किंग अपनी वाटर पावर का यूज करके उसे जकड़ लेता है। वो बंदा उसे कह रहा था कि प्लीज मुझे माफ कर दो, ये काम मुझे मजबूरी में करना पड़ा, मेरा बेटा काफी बीमार है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। मगर जू किंग उस पर कोई रहम नहीं दिखाता और फिर उसके एक ही स्लैश में उस बंदे की वहीं पर मौत हो गई। जू किंग ने देखा कि उस बंदे के पास एक कलर फैन और मेडिसिन का पाउच था जो कि वो अपने बेटे के लिए ले जाने वाला था। जू किंग को बुरा लग रहा था कि उसने इस बंदे को मार दिया, मगर इस दुनिया में वो एक रूथलेस बनकर ही सरवाइव कर सकता है। साथ ही उस बंदे ने जो उसके लिए कैंडिड हॉर्स लाए थे वो भी जू किंग ने पानी में फेंक दिए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।